द मैनर इन विच केस हैज बीन ब्रॉट टू द कोर्ट, वो जो सारे उससे संबंधित जो बातें हैं वो उन सबका समावेश जजमेंट में होना चाहिए, तभी एक जजमेंट एक अच्छा जजमेंट हो सकता है। अब जजमेंट के लिए जो प्रोविजन है, लीगल प्रोविजन सबको बताए जाते हैं। लीगल प्रोविजन में जजमेंट मेनली 3 प्रकार के मामले आते हैं जिनमें लिखे जाते हैं, वैसे और भी हो सकते हैं। सिविल मैटर्स, एक क्रिमिनल मैटर्स, एक जज स्मॉल कॉजेस कोर्ट वाले वो होते हैं। सिविल मैटर्स में जजमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 214 में, 214 में, 29 में, और सीआरपीसी के से संबंधित जो प्रोविजन है वो 353, 354 इन यही विशेष रूप से देखे जाते हैं। तो जजमेंट की सबसे पहले तो लैंग्वेज का ही आता है, तो जजमेंट जो लिखा जाएगा उसकी लैंग्वेज वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। कोर्ट की लैंग्वेज में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कोर्ट लैंग्वेज क्या है। अगर कहीं हिंदी का है तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, इसके अलावा और कहीं कोई किसी की बात है तो वो फिर इतना हो रही है, उसके लिए फिर विशेष उपबंध है, वो तब उनके बाद चलता है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आपराधिक मामलों के जजमेंट के बारे में बता दूं तो ज्यादा मैं उसे समझ रहा हूँ। तो सिविल में, और वैसे दोनों का ही है, सिविल और क्रिमिनल दोनों में जजमेंट लिखने के लिए जो सिविल है, सिविल में सबसे पहले महत्वपूर्ण होगी प्लीडिंग्स की एक थोरो स्टडी। प्लीडिंग्स की जब तक जज ने थोरो स्टडी नहीं की है वो एक अच्छा जजमेंट नहीं लिख सकता। अब इस प्लीडिंग्स क्या है, प्लीडिंग्स के लिए उसे ये ज्ञान भी होना चाहिए कि एविडेंस अगर प्लीडिंग से अलग आ रही है तो उस एविडेंस का क्या महत्व है, वो एविडेंस बेकार है। तो प्लीडिंग्स पे ही सबसे पहले हमको जो कंसंट्रेट करना है सिविल मैटर्स में, वो प्लीडिंग्स पे, जो प्लीडिंग्स आई हैं उन प्लीडिंग्स पे कंसंट्रेट करें। और इसी तरीके से जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स में जो फैक्ट्स आए, जो एविडेंस आई, जो घटना है, वो घटना के बारे में सबके उसको अच्छी तरीके से उसका एक अध्ययन करना चाहिए। ये क्रिमिनल मैटर्स में आवश्यक है। डीप में जाने के लिए अभी कुछ और मैटर और आगे बढ़ेंगे, अभी हम एक उसका जो मुख्य बातें हैं अभी मैं उन्हीं पर आपसे चर्चा करूंगा। वैसे मैं एक चीज बता दूंगा आपको, भी थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा श्रोता रहा हूँ बीइंग ए जज, मैं कोई वक्ता नहीं रहा। तो एक्सप्लेन करने में हो सकता है अभी कुछ आपको ऐसा लग रहा हो मैं अपनी बात को ढंग से एक्सप्लेन न कर पाऊँ, बट आई शैल ट्राई माई बेस्ट। अब मैं फौजदारी के मामले को लेता हूँ। फौजदारी के मामले में सबसे पहले आप कोर्ट का नाम लिखा जाएगा इन दी कोड ऑफ, जो भी सेशन कोड है सेशन कोड, मजिस्ट्रेट का है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इस तरीके से आएंगे। उसके नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम होगा, जो उसका कैडर है वो कैडर आएगा, जैसे एच आएगा। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा है, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा आएगा। नीचे फिर स्टेट वर्सेस हुआ, 302 में भी हुआ, 307 में भी हुआ। दर्ज होने के बाद में फिर केस रजिस्टर जब होता है, केस रजिस्टर होने के बाद सबसे पहले उसकी चिक किताब की जाती है। मैं वो प्रोसीजर बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये प्रोसीजर जजमेंट लिखने के लिए ये हमें हमारे ज्ञान में होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या होता है। इस एफआईआर के आधार पर सबसे पहले चिक किताब होती है। चिक किताब होने के पश्चात वही उसके आधार पर एक जीडी तैयार होती है। वही जीडी तैयार होने के बाद जीडी में जो चिक में जो केस का जो उल्लेख है वो जीडी में उसका तस्करा होता है, ब्रीफ होता है, उसका ब्रीफ हल्का सा लिखा जाता है, पूरा इसकी कॉपी नहीं होती। जीडी तैयार की जाती है जो वहाँ हेड मुहर्रर होता है उसके द्वारा, चिक भी उसी के द्वारा तैयार हो जाती है। और फिर इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। वहां से उस आदमी के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उसका मेडिकल कराया गया, जो जीवित है जिसके जो इंजर्ड हुआ उसका, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब यहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, पंचनामा बनाया गया। अब यहीं से हर चीज को देखना बड़ा बारीकी से देखना होता है जिसको, कौन सी चीज किस तरीके से कब स्टार्ट हुई, कैसे कहां से क्या हुआ। तो वहां कोर्ट में प्रोसिक्यूशन डिफेंस दोनों साइड से लॉयर होते हैं, दोनों अपने अपनी बात को रखते हैं। एफआईआर को चुनौती दी जाती है, चार्जशीट को चुनौती दी जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चुनौती दी जाती है, इवन पंचनामा को चुनौती दी जाती है। उसके आधार पर यह बताने का पूरा प्रयास किया जाता है डिफेंस साइड से कि केस जो है ये हमारे खिलाफ नहीं बनता है, प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब यही इसी में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का ही मैं एक बात ये बता दूं कि पहले बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को जो जिस तरीके से देखा जाता था, अब ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के जजमेंट द्वारा, ऑनरेबल हाई कोर्ट
के जजमेंट द्वारा अब ये बात आ गई है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का जो स्केल पहले हुआ करता था वो अब उतना कठिन नहीं रहा है। पहले ये था कि भाई एक दोषी, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए चाहे 100 दोषी छूट जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दोषी भी नहीं छूटना चाहिए। तो अब जो आया हमारा सिद्धांत, जो नया क्रिमिनल लॉ बेस हुआ इस पर, वो अब ये है कि भाई हमको जो एनालिसिस करनी है, एविडेंस जो हमको जो देखना है वो ये भी देखना है कि दोषी बचना नहीं चाहिए। दोषी भी ऐसा नहीं कि कुछ टेक्निकलिटीज के आधार पर बच जाए, वो कुछ इस तरीके के कुछ बातें हमारे कोर्ट के सामने रखे तो कोर्ट को वहां विजिलेंट रहना है। कोर्ट का काम, जो पीओ वहां बैठा हुआ है, पीओ का काम सिर्फ इतना नहीं कि दर्शक रहे, उसको उन चीजों में भी अब देखना पड़ेगा जज को कि भाई क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में क्या घटना हो रही है, क्या ये है, क्या इसी आधार पर कि भाई ये सिद्धांत जो पहले था इस पर नहीं, अब तो ये देख दोषी हमसे न बच पाए, दोषी छूट न जाए किसी कानूनी पेचीदगियों का लाभ लेकर के, ये भी अब कोर्ट के देखने की बात हो गई है। तो यही से मैं वही फिर अपनी बात पर आता हूँ कि ये सब जब शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट लगती है, चार्जशीट के पश्चात चार्जशीट जब कोर्ट में आती है तो उसके बाद जो मुख्य स्टार्ट हुआ यहाँ से कॉग्निजेंस से शुरू होता है। कॉग्निजेंस का जो प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 190 सीआरपीसी में दिया हुआ है, 190 सीआरपीसी के हिसाब से कॉग्निजेंस वन ली जाएगी। कॉग्निजेंस लेने के पश्चात अब गंभीरता यहीं से शुरू होता है, ट्रायल का जो स्टार्ट होगा अब यहाँ से शुरू हुआ। मुख्य रूप से ट्रायल चार्ज फ्रेम होने के बाद शुरू होता है, लेकिन ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स है लगभग मेरे अपने हिसाब से यहीं से स्टार्ट मानी जानी, मतलब एक तरीके से ट्रायल के लिए देखने वाली बात शुरू हो जाती है। कॉग्निजेंस लेने के पश्चात, अब कॉग्निजेंस लेने के बाद दो तरीके के मामले होते हैं, एक मजिस्ट्रेट ट्रायल है, एक सेशन ट्रायल मामले है। मजिस्ट्रेट ट्रायल वाला प्रोसीजर एक अलग तरीके का है, सेशन ट्रायल वाला जो प्रोसीजर है वो अलग तरीके का है। अब मैं यहाँ लेकर के चला हूँ 302 307, तो वहां पर 302 307 सेशन ट्रायल मामले हैं। तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले यहाँ पर दो चीज और रहेंगी, उनका भी यहाँ बताना आवश्यक है कि वारंट का भी जानकारी होना जरूरी है इस ट्रायल के लिए। इनमें वारंट में 3 तरीके के वारंट सेशन ट्रायल के लिए आवश्यक है। एक 167 का बनता है जो पहली इनिशियल स्टेज में बनता है, as soon as the accused is arrested he is produced before the magistrate concerned, और वहां से उसका बनता है तो 167 का बनता है। 167 के बाद में जब उसकी चार्जशीट आ जाती है, चार्जशीट आने के बाद फिर 209B का वारंट बनता है। अगर इन केस वो बेल आउट नहीं हुआ तो स्टेज कमिटल की आएगी और कमिटल में फिर वारंट 209B का बनेगा, और 209B के वारंट में he shall be detained in the court during the trial and till the conclusion of the trial। तो तब तक के लिए वो वारंट 209B का वहां से मजिस्ट्रेट बनाएगा, और 207 की कंप्लायंस करने के बाद 207 सीआरपीसी में जो रिक्वायर्ड कॉपीज हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसको प्रोवाइड करने के पश्चात उस केस को कमिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से शुरू होगा प्रोसीजर। कमिट होने के बाद फिर उसका चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज पे भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चार्ज पर बहुत सारे चार्ज का आर्गुमेंट होते हैं, ऐसा हमारे खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता है। जो एविडेंस कलेक्ट की गई है उसके आधार पर कोई चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता। चार्ज फ्रेम के बारे में सेटल्ड लॉ है, चार्ज फ्रेम करने के लिए ओनली द एविडेंस कलेक्टेड बाय द आईओ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंसीडर्ड। ये सेटल्ड लॉ है, इवन ये भी लॉ है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का कि चार्ज कैन बी फ्रेम्ड इवन ऑन ग्रेव सस्पिशियस। कोई गंभीर संदेह भी अगर हो रहा है तो इवन उसके ऊपर भी चार्ज फ्रेम हो सकता है। तो चार्ज फ्रेम करते समय accused had no right to adduce any evidence in his favor। अगर कोई पेश कर दी भी गई है तो that shall not be considered, only the evidence collected by IO during investigation will be considered। चार्ज फ्रेम करने के पश्चात अब ट्रायल का प्रोसेस हुआ। ट्रायल में जो भी गवाह प्रोसिक्यूशन के हैं दे ऑल आर एग्जामिन। उनके एग्जामिनेशन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज 313 की आती है। 313 सीआरपीसी में स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड इज रिकॉर्डेड, और जो इंक्रीमेटिंग एविडेंस उसके खिलाफ आई है उसका बताना 313 में बहुत आवश्यक होता है। ये जजमेंट के लिए, एक अच्छे जज के लिए या अच्छा जजमेंट लिखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो एविडेंस उसके खिलाफ आई है उसको 313 के स्टेटमेंट में मुलजिम को बताया जाना चाहिए
कि आपके खिलाफ ये एविडेंस आई। 313 का एविडेंस होने के पश्चात उसको भी डिफेंस का अवसर दिया जाएगा। डिफेंस का अवसर देने के पश्चात अब बात आर्गुमेंट की आती है। डिफेंस का देने के बाद अब आर्गुमेंट होने के पश्चात सुनना चाहिए। वो आर्गुमेंट्स होने के पश्चात जब आप जजमेंट लिखे, जजमेंट में जो एविडेंस आई है उस एविडेंस का सूक्ष्म वर्णन होता है, वो आर्गुमेंट उसमें होते हैं। आदमी डिफेंस साइड को या प्रोसिक्यूशन साइड को आर्गुमेंट सुनने और जजमेंट में उनको लिखने के लिए जज को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब आप किसी का आर्गुमेंट लिखेंगे तब आप और जजमेंट करेंगे तो जजमेंट आपका रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने उसके आर्गुमेंट को अप्रिशिएट किया। अब आप उनसे कन्विंस हुए नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आर्गुमेंट्स को आपने समावेश किया है जजमेंट में, इसका होना बहुत आवश्यक है। अब शुरुआत क्रिमिनल केस में जो जजमेंट लिखा जाता है उसमें मुख्य बातें जो होती हैं बहुत अभी डीपली अभी और कभी आगे कभी मौका मिलेगा तब बताएंगे। मुख्य बातें होती है, सबसे पहले उसमें एफआईआर को लिया जाता है। एफआईआर को प्रोसिक्यूशन अपना ये कहता है कि भाई हमारी ओर से जो एफआईआर हुई है पूरी तरीके से सही है। डिफेंस कहता है कि एफआईआर जज को सुनना चाहिए। वो आर्गुमेंट्स होने के पश्चात जब आप जजमेंट लिखे, जजमेंट में जो एविडेंस आई है उस एविडेंस का सूक्ष्म वर्णन होता है, वो आर्गुमेंट उसमें होते हैं। आदमी डिफेंस साइड को या प्रोसिक्यूशन साइड को आर्गुमेंट सुनने और जजमेंट में उनको लिखने के लिए जज को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब आप किसी का आर्गुमेंट लिखेंगे तब आप और जजमेंट करेंगे तो जजमेंट आपका रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने उसके आर्गुमेंट को अप्रिशिएट किया। अब आप उनसे कन्विंस हुए नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आर्गुमेंट्स को आपने समावेश किया है जजमेंट में, इसका होना बहुत आवश्यक है। अब शुरुआत क्रिमिनल केस में जो जजमेंट लिखा जाता है उसमें मुख्य बातें जो होती हैं बहुत अभी डीपली अभी और कभी आगे कभी मौका मिलेगा तब बताएंगे। मुख्य बातें होती है, सबसे पहले उसमें एफआईआर को लिया जाता है। एफआईआर को प्रोसिक्यूशन अपना ये कहता है कि भाई हमारी ओर से जो एफआईआर हुई है पूरी तरीके से सही है। डिफेंस कहता है कि एफआईआर टाइम है, डिलेड है, वो बहुत सारी चीज इसका लिखा जाना आवश्यक था। कंसल्टेशन विद अदर पर्सन। अब उसमें जज को अगर ये बात का उद्देश्य क्या है, एफआईआर में कुछ चीजों के लोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एफआईआर अगर देरी से है और डिले इज वेल एक्सप्लेन, तब उस जज पर उस एफआईआर के डिले के कारण होने से, उस एफआईआर में किसी बात का लोप होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो ऐसी एफआईआर किसी भी तरीके से डाउटफुल नहीं होती है। हालांकि एफआईआर बताया जाता है किसी आपराधिक मामले की आधारशिला होती है, नो डाउट आधारशिला होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हैं। ये हम तभी जान पाएंगे जब हम ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के जजमेंट पढ़ेंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़ेंगे। उनमें इतना मार्गदर्शन होता है पढ़ने के पश्चात कि आप आकर के एक सेटल व्यू एक आपका बन जाता है कि एफआईआर हमारी कहाँ किसी केस को प्रभावित कर सकती है और एफआईआर कहाँ पर प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई आदमी, जैसे यही था, एक का मर्डर हो गया और एक सीरियसली तो प्राथमिकता क्या होगी? उसके घर वाले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहेंगे कि उसकी जो बचा है उसकी जान बच जाए, तो सबसे पहले वो लेकर के उसे हॉस्पिटल भागेंगे। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसकी जान को बचाना। केस को कहीं भी किसी भी तरीके से संदेह के घेरे में नहीं लाती। ये सब चीजें तभी हम जान पाएंगे, इन पर तभी हमारा एक कमांड बन पाएगा जब हम ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ेंगे गंभीरता से। ये हुआ। अब बहुत सारी चीजें एफआईआर और भी बताई सकती है। एफआईआर में हर चीज का समावेश होना आवश्यक नहीं, लेकिन अगर एफआईआर में घटना से संबंधित मूल तत्व जो घटना में से संबंधित आवश्यक बातों का उल्लेख नहीं है, कितने आदमी थे, किसने मारा, कौन कौन लोग थे, क्या था, ये सब चीजें ऐसी हैं जो उसके बारे में ये बताती हैं कि इनका समावेश होना बहुत जरूरी है। अगर उनका समावेश नहीं है तो ये प्रोसिक्यूशन केस को डाउटफुल होने की श्रेणी में ला सकते। सर ने बताया कि अब कोई दोषी छूटना नहीं चाहिए,
इवन जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी हर 6 महीने ट्रेनिंग हो रही है। जिस तरह का सोसाइटी में माहौल है, इधर से उधर से वो निकल कर छूट जाते हैं, वो नहीं है अब। तो वहां तक उन्होंने बता दिया था कि एफआईआर में थोड़ा लैपुना, एफआईआर में के साहब कागज कहाँ से लिया था, उस कौन सी दुकान में से लिया था, पेन कहाँ से लिया था, अच्छा वो एसओ ने या एसआई ने या किसी कांस्टेबल ने, हेड कांस्टेबल ने बोलकर लिखवाई थी। वो इस तरह से गुमराह करके इन चीजों पर केस छूटते थे, अब वो चीजें नहीं रही। एनी हाउ वो एफआईआर उसी को मैं लिंक करके जजमेंट पर आ जाते हैं। बड़ी सीधी बात है। सबसे पहले डिपिक्शन ऑफ फैक्ट्स, जो भी स्टोरी है उसको, स्टोरी को बहुत डिटेल ना जाकर, डिटेल वो स्टोरी बताकर, उसके बाद में उन्होंने बताया कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस जहां 313 के बयान मुलजिम के होते हैं उससे कि आपके खिलाफ फला पर्टिकुलर गवाह ने ये कहा है, आपको इसके बारे में क्या कहना है, आपने इस तरह से आला कत्ल को ऐसे करके वहां फेंक दिया था, वहां से आपसे वो रिकवर हुआ है, ये सारी चीजें। तो एक एक चीज नोकिया कर उसके 313 के बयान और 313 का जो स्टेटमेंट होता है, कई बार वो 313 का स्टेटमेंट जजमेंट को टर्निंग पॉइंट दे देता है और कई बार वो एक्विटल की स्टेज में आ जाता है ऐसे सेटिस्फैक्टरी, भले ही उसने डिफेंस जहां कन्विक्शन का केस होता है वहां डिफेंस को अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू सबमिट डिफेंस एविडेंस, और डिफेंस एविडेंस भी नहीं दिया है। 313 के बयान ही इसी तरह के होते हैं, वो हर चीज को अपने में वो डिफेंसिव ऐसा होता है। तो वो उसके बाद में जहां जैसे सर ने बताया कि कई बार भले ही कोई आर्गुमेंट ऐसे हो वो सस्टेनेबल ना हो, लेकिन उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, ये एनालिसिस करने के बाद में तो वो फिर एक एक के आर्गुमेंट जो हो गए हैं वो आर्गुमेंट्स को कि उसने या उसको भी एप्रिशिएट करना पड़ेगा। उसमें कई बार एडवोकेट कहते हैं, मैंने कहा कि एडवोकेट के लिए भी जजमेंट होते हैं, एडवोकेट देखो साहब यहाँ तो हमारी बात मान ली ये, लेकिन यहाँ ये कर दिया, अरे वो तो एप्रिशिएट तो करना पड़ेगा जो आपकी बात है, नहीं तो आप ये कहेंगे कि वो मेरी इस बात को तो कंसील ही कर लिया था। तो इस तरह से हर एक पॉइंट पर इस तरह से। उसके बाद में जज जो होता है ओपिनियन मेकिंग पर आता है। कायदे में जजमेंट जो है यूएसए में तो ओपिनियन ही कहलाते हैं ये, ओपिनियन मेकिंग। और ओपिनियन में के उसने ये कहा है, उसने कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, जितना भी एविडेंस है डिफेंस की तरफ से उसका एनालिसिस करके ओपिनियन मेकिंग। और उस ओपिनियन मेकिंग में जहां ओपिनियन मेकिंग होती है और क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको सपोर्टिंग कि यहाँ ओपिनियन ये है, इसमें ये है, और वहां साइटेशन दिए जाते हैं, तो वो ओपिनियन मेकिंग है जहां साइटेशन दिए हैं, चाहे एफआईआर के डिलीट के ऊपर है, चाहे इवन मजिस्ट्रेट को जो है सर ने वो भूल गए, तो उसकी कॉपी जो है सर मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगी, जो एफआईआर है उसकी सीओ की पेशी से। हेलो जी सर, सुन रहे हैं सर। हाँ, सीओ की पेशी के द्वारा वो मजिस्ट्रेट के यहाँ एफआईआर के वो 7-6 दिन में गई थी, 3 और आईओ पहले ही अपॉइंट कर दिया है, आईओ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू है, रह गई होगी कहीं डाक में, उससे डिले की वजह से वो फैटल थोड़ा ही हो जाती है, उससे प्रोसिक्यूशन का केस अब कहीं वीक नहीं होता। तो इस तरह से एडवोकेट जज को जहां भी है वो साइटेशन ठीक है, हर चीज को नुक्ता कर वो साइटेशन, लेकिन कई बार हम आप भी पढ़ते हैं कि इतने साइटेशन हो जाते हैं। लोअर कोर्ट्स तो खैर उस बीमारी से बची हुई हैं, उस तरह के लेकुना से बची हुई हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जज जो हैं अपने वो करने के लिए बहुत लंबे लंबे साइटेशन, बहुत लंबे लंबे साइटेशन, कुछ जहां ये ओपिनियन मेकिंग होता है और ओपिनियन मेकिंग के बाद में जहां वो उसको कन्विक्शन करने के बाद में वो सेंटेंस
और वो पनिशमेंट डिटरमिन करता है, तो वो एक्सेसिव सोसाइटी के लिए ये ऐसा होगा, सोसाइटी के लिए ये होगा, सोसाइटी ये डिटरेंट थ्योरी में आएगा, ये होगा, फिर ऐसे करने लगे। उसके ऊपर इतनी कहानी घट देते हैं। ये जस्टिस कार्ट जो कि मैंने 1940, 94, 95 में इनके जजमेंट, कहीं लक्ष्मीबाई का किस्सा दे रहे हैं और वो 150 पेज के वो जजमेंट हो जाते थे। तो इतने ज्यादा साइटेशन से बचें, दोनों के लिए इसे जो अपोजिट पार्टी डिफेंस है उसने आर्गुमेंट्स दिए हैं, तो उन आर्गुमेंट को भी अप्रिशिएट करें, ये है। लेकिन उसकी कार्ट में साइटेशन जो है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद में उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो सेंटेंस पर आर्गुमेंट करें, और सेंटेंस जहां वो कन्विक्शन का केस हो जाता है, फिर सेंटेंस पर आर्गुमेंट होता है, पनिशमेंट पर, और उस पनिशमेंट में आर्गुमेंट को भी सुनने के बाद में वहां वो साइटेशन जो है फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। कुछ मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में बता रहा था, कुछ तो फिलोसॉफिकल जजमेंट होते हैं। हालांकि लोअर कोर्ट्स के जजमेंट जो होते हैं वो टू दी पॉइंट होते हैं, उनमें ज्यादा फिलोसॉफी की अलावा उसके जो डेथ सेंटेंस वाले केस होते हैं उनमें तो फिलोसफी झाड़ देते हैं साइटेशन में, या अपनी नॉलेज या सोसाइटी की इधर की उधर की। दूसरे मैंने बताया कि दूसरे तरह के जजमेंट जो होते हैं वो साइंटिफिक, सोशल साइंटिफिक फिलोसफी हो, लेकिन फिलोसफी जो हो सोशल साइंटिस्ट, एक पॉलिटिकल सर्वे, पॉलिटिकल व्यू, सोसाइटी में कैसे कयास आ जाएगा, वो सारी चीजें, वो साइंटिफिक जजमेंट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट। तीसरे जो एडवोकेट्स के पर्पज के लिए होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो डिफेंस का है, भले वो कन्विक्शन का केस हो गया लेकिन उसको एप्रिशिएट करा गया है, एप्रिशिएट करके और उसको फिर वहां से कोई साइटेशन देकर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये तो बात सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इसमें रूलिंग ये है। तो ये इस तरह से हो रही थी। खैर मोटिव हो गया। अब मोटिव में बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी मायने रखती हैं जिनको अब हम देखेंगे। इसके बाद आता है कि आज एक जज के लिए उन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जिन परिस्थितियों को घटना हुई है। ये बहुत रेलिवेंट है। भाई कोई भी एक सामान्य ऐसा नियम नहीं हो सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है, मैं अब जनरल बात जजमेंट के लिए बता रहा हूँ आपके लिए। सामान्य रूप से कहा जाता है कि कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं आएगा। जो भी गवाह आए वो उसके घर वाले हैं, वो उसके रिलेटेड हैं, वो उससे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं आएगा। अब इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस की कहाँ होती है, कहाँ इंडिपेंडेंट विटनेस इज रिक्वायर्ड, ये सब देखने वाली बातें ये वो परिस्थितियां बताएंगी जहां पर वो घटना हुई। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में मर्डर होता है रात में, और रात में जब मर्डर वहां हो रहा है तो वहां पर इंडिपेंडेंट विटनेस कहां से आएगा? कोई कौन कैसे इस बात की कल्पना कर सकता है कि वहां उसमें कोई अड़ोस पड़ोस का कोई आदमी वहां घूम रहा हुआ है? भाई उस समय तो जो नेचुरल विटनेस होंगे, नेचुरल विटनेस उसके घर वाले होंगे। अब जब नेचुरल विटनेस उसके घर वाले होंगे तो घर वालों की गवाही क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो जज को उस समय जिस समय जजमेंट दे रहा है वो उन परिस्थितियों पर गौर करना पड़ेगा। उसमें और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे गवाह की क्वालिटी क्या है, गवाह का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसकी पावर ऑफ थिंकिंग क्या है, उसकी एनालिसिस की क्या है। तो ये सब चीजें ऐसी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसी में कुछ जजमेंट ऐसे करने के लिए कभी ये नहीं कैसा एक बार में एक बात पर कोई गवाह झूठ बोल गया, कैसा मैंने साहब इसको सामने से आ रहा था तब मैंने देखा, एक बार उन्होंने कह दिया नहीं साहब जब भाग रहा था तब मैंने देखा, तो इट मे बी ए स्लिप ऑफ टंग। ये जो जज सीखेगा एक अच्छा जजमेंट देने के लिए, उसके लिए एक पूरा मतलब गहन अध्ययन इन रूलिंग्स का ही होना आवश्यक है। अभी जो मेरे पूर्व वक्ता साहब बता रहे थे, ये मार्गदर्शक है जजमेंट हमारे। ये जजमेंट क्योंकि वहां पर एक वैरायटी है,
वहां पर पूरे इतने सारे आ रहे हैं, उनसे सीखेंगे। ये सब जो लॉ जो निकल के आया, पूरा क्रिमिनल लॉ में ड्रास्टिक चेंज हो गया। पहले आप 1990 की रूलिंग वो देखिएगा, इंडिपेंडेंट विटनेस के बारे में क्या कहा जा सकता था, अब क्या कहा जाता है। एक विटनेस की रिएक्शन के बारे में कहा जाता, अब क्या लॉ हो गया। एक विटनेस की रिएक्शन के बारे में भी होगा कि भाई विटनेस का रिएक्शन अलग अलग होता है, हर आदमी की जो नेचर है वो अलग अलग है। कोई आदमी बदला लेने के लिए, तो कल को कोई मान लो किसी का मर्डर हो और ये कहा जाए कि साहब ये दोनों बाप बेटे थे, बाप का मर्डर हो रहा था, बेटा देखता रहा, सिर्फ इसी के आधार पर उसके एविडेंस को आप संदेह के घेरे में नहीं ले सकते। आप ये देखेंगे कि भाई किस परिस्थितियों में हो रहा था, लगातार फायरिंग हो रही है, वो सब वेल आर्म्ड है, लड़का पे खाली हाथ है, क्या उससे सपोज किया जाता है कि उनसे बढ़ जाएगा अपने बाप की जान बचाने के लिए। तो ये जज को उस समय जज शुड बियर इन माइंड ऑल दीस थिंग्स व्हेन ही इज राइटिंग जजमेंट, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस दिस इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस। ये सब चीज जब आएंगी तब एक अच्छा जजमेंट होगा। इसलिए इंडिपेंडेंट विटनेस, रिलेटेड विटनेस, इंटरेस्टेड विटनेस, इन सब इंजर्ड विटनेस, हर एक की एविडेंस की वैल्यू हर मामले में, हर परिस्थिति में अलग अलग है। कोई ऐसा एक ये नियम नहीं है इंडिपेंडेंट विटनेस की एविडेंस ही रिक्वायर्ड है। अब तो लॉ ये है, लेटेस्ट लॉ, और बिल्कुल अब तक चला रहा है, कॉन्सेंट व्यूज है कि ये सिंगल टेस्टिमनी के आधार पर भी कन्विक्शन हो सकता है इफ अगर उसकी गवाही सत्य और विश्वास की प्रति पर खरी उतरती है। तो जब सत्य और विश्वास की प्रति एक मर्डर हुआ, उसने बताया मेरी गोली मारी साहब, गोली मारी उसने, अकेला गवाह है, इंजर्ड है वो, मेरी गोली मारी उसने, और गोली से जो उसकी इंजरी रिपोर्ट है उससे प्रूव हो रही है उसकी गोली की चोट, तो उसके लिए अलग से डिपेंड कहां से आएगी गवाही। भाई गवाह आज के समय में लोग गवाही देने कहाँ आते हैं, ये भी जज को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो डर के मारे नहीं आते, कुछ प्रलोभन के मारे नहीं आते, सब किसी को अपनी और कुछ बातों का भय रहता है जिसकी वजह से लोग गवाही देने नहीं आते। तो अकेले के साथ इंडिपेंडेंट विटनेस या घटना प्रूव नहीं होती, ये सब बातें कहीं, ये सब बहुत पहले की कोई बात थी। अब तो नियम ये भी ध्यान में रखना है कि दोषी छूटना नहीं चाहिए। अगर एविडेंस है, क्लिंचिंग एविडेंस अगर आ रही है तो वो नहीं होना चाहिए। भाई सबसे पहली बात, एक ये नियम है, मैं इसलिए देयर में भी एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, बट द रूल इज दिस दैट नोबडी वुड एस्केप द रियल कल्प्रिट। वो जिसने घटना की है उसको उसके घर वाले नहीं बख्शेंगे। वो झूठे को फंसाने के लिए क्यों फंसाएंगे, फिर उसका एक मोटिव आएगा भाई क्यों फंसाएंगे। तो ये सब चीजें साहब इस प्रकार की हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। गवाहों की एविडेंस में भी 3 प्रकार की होती है। कुछ गवाह ऐसे होते हैं होल्ली रिलायबल होते हैं, कुछ गवाह ऐसे होते हैं पार्टली रिलायबल होते हैं, कुछ गवाह ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिलायबल नहीं होते। तो इनके हिसाब से आप उसको देखेंगे, गवाह का जो कंडक्ट है, गवाह का बोलने का चालने का ढंग है, वो ट्रायल जज उसे देखता है, उसे वहां से उसे देखना है। कुछ दो एक इधर उधर की बातें कुछ हो गई, मात्र उसके आधार पर ही कोई प्रोसिक्यूशन केस डाउटफुल नहीं होता। लेकिन ये भी है जज को ये भी देखना है फाल्सिफाई के भाई उसको देखना है। तो वहां पर ये जज का ये काम है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर वहां सही से जज किया जाए तो ये मालूम पड़ जाता है कि इसमें क्या है, घटना वास्तविक क्या है। तो वास्तविक वहां तक पहुंचने के लिए कुछ सिद्धांत ऐसे आ गए, एक बात में मिथ्या, सब बात में मिथ्या का भारत में लागू नहीं होगा। किन परिस्थितियों में घटना हुई है जिसको ये भी देखना पड़ेगा। मेडिकल एविडेंस के आधार पर भी ये देखना पड़ेगा। भाई ऑक्यूलर और मेडिकल एविडेंस के आधार पर तमाम बहुत सारी टेक्निकल केस आती है। कभी कभी किसी पे आर्गुमेंट होते हैं कि साहब ये इससे नहीं आ सकता। अरे भाई उसमें ये भी तो देखा जाएगा कि जब किसी पर हमला होगा तो जो पिट रहा है या जिस पर हमला हो रहा है वो स्टैच्यू बनकर तो खड़ा नहीं रहेगा। भाई उसकी वो भी कुछ हरकत करेगा अपने आप को बचाने के लिए। अब किसी ने मान लीजिए फरसा मारा किसी के और फरसा उसने हाथ पे ले लिया बचाव के लिए, तो इट डजंट मीन कि उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ धारदार हथियार से, ये उसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये सब बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी जिन्हें जज देखेगा, और जज तभी देख पाएगा जब उसने जो बढ़िया जजमेंट पढ़े हैं, थॉरो स्टडी उस टॉपिक पे है, उस सेक्शन का उसे ज्ञान है। और इसके बाद एक चीज और ही मैं बता दूं, डिफेंस विटनेस जो होता है उसकी एविडेंस की वैल्यू भी सेम है जैसी प्रोसिक्यूशन विटनेस की होती है। दोनों की एविडेंस में कुछ नहीं, सिर्फ आपको तो ये देखना है जज को कि कौन रिलायबल है, इसमें किसकी एविडेंस कन्विंसिंग लग रही है हमको। ये जज का काम है देखने का। और ये जज उसे अपनी विजडम, अपनी योग्यता, अपने शुद्ध अंतःकरण के आधार पर ही उसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है।
अब इसके बाद उससे पहले जो बोल रहे थे शायद डीन साहब, प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे, उन्होंने सब बता ही दिया है कि भाई अगर हमें ये लगता है कि प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और लायबल टू बी गिल्टी, उसे गिल्टी होल्ड करने के बाद देन ही शैल बी हर्ड ऑन द क्वांटम क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुना जाएगा। क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनने के लिए फिर उसके बाद जजमेंट हो जाएगा, जजमेंट उसको सजा दी जाएगी। और जो क्वांटम होगा, क्वांटम भी जो उसका अपराध है उसका सोसाइटी पर जो इफेक्ट होगा, इन सभी बातों को देखते हुए किया जाएगा। अगर उसमें कंपेंसेशन अगर उसको दिलाया जाना तो विक्टिम को कंपेंसेशन भी दिलाया जाना चाहिए। अब ये भी हो गया, कंपेंसेशन दिलाया जाना आवश्यक है। कंपेंसेशन किस कारण में दिलाया जाएगा, कितना होगा, ये सब हर केस की परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से जजमेंट होगा। अब आज के लिए अब मैं समझता हूँ कि कन्विक्शन वाले जजमेंट में हो गया। अगर एक्विटल का है तो एक्विटल के लिए तो बाद में आकर के एविडेंस को आप रिलायबल नहीं पा रहे तो प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बेनिफिट डाउट मस्ट बी गिवन टू एक्यूज्ड, और उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। और उसमें भी अब एक आ गया, एक रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है 436 ये सीआरपीसी की, तो उसके हिसाब से 6 महीने तक के लिए उसे बेल बॉन्ड पर बोल दिया जाएगा। If any case appeal is filed against this judgment, then he shall appear himself before higher court, honorable higher court। तो ये एक्विटल का ये उसका। अब सिविल मैटर्स वाला रह गया, सिविल मैटर्स वाले के लिए स्थापन में समझ रहा हूँ आपका भी मिलेगा, आगे भी मिलेंगे। आज आपने हमें सुना, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि मुझे बोलने की हम लोगों को आदत नहीं होती, सुनने की आदत होती है, लेकिन फिर भी आज मैंने बोलने का प्रयास किया, अपना ये बताने का प्रयास किया, वो हृदय वो लेना आई हो तो मैं नहीं कह सकता उसके लिए, सॉरी फॉर दैट। मैंने अपने अनुभव के आधार में आपको बताया। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जजेज आर गुड लिसनर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इसीलिए सर बीइंग ए जज सर, आप जो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं वो एज ए टीचर हम ना कर पाए, इसलिए सर आपको इनवाइट किया था सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Again, a privilege for me that I am here to thank you, such a legend personality of the judicial world and our education world. Dr. S.M. Sharma was with us also, so we also thank you, sir, and all the team members. Really, you are the pillar of that particular event. You made us really very happy that you organized in such a way this particular webinar that without you it was not possible. So thank you very much also to both of you. I really from my heart want to say you thank you very much. So thank you all who were listening us very patiently and continuously. They were with us and chatting with us that we are not able to listen, sir, or we are not able to see, sir. Means they were very curious to know that what is the actual matter we were discussing in this particular webinar today. So thank you all participants also. Thank you very much. Thank you all, and thank you Almighty to make this event very, very, very successful. Thank you very much. Thank you so much, Amol sir. Sir, I would really like to add, sir. I would really like to add something. Sir, the webinar was very good, but the network issue from our technical team and our team, we are really sorry for that. Many of the people who really called us, who also messaged us, texted us that we are in a waiting room. They were in the waiting room because only 100 people's limit were there. We were not aware about this, that only 100 people could come under one chat room. Yes, actually in this free version of the Zoom app, only 100% can add now. And yes, we were not aware about that. Next time, surely we will update it. And without any network issue and technical issue, we assure to every participant, thank you so much. And from next time, we will definitely take care of such things and such
calamities will not again happen in our webinar, and Tarun sir will again continue such kind of webinars. Thank you, Tarun sir. Thank you, Ambuj sir. Thank you to our guest of honors, SM Sharma sir. I am really thankful to you. You gave us so much precious time. You also shared so much experiences with us. Thank you, sir. So Tarun sir is back. We would like our technical team to please unmute Tarun sir so that he could add few words on this webinar. Tarun sir, can you hear me, please? Yes, sure. Tarun sir, over to you. Please, sir, highlight. You were not there throughout the webinar. We are really sorry. Please, sir. Please, over to you. I think it was a great event, and that is conducted by us. And I am really highly obliged to SM Sharma sir, Rakesh sir, and Ambu sir, and my younger brother Akshay Bhargav, Prakash Sharma, and all of the participants. Those are listening very carefully and sincerely this event, and the issues and questions those are created by the participants. They shall be resolved very frequently and within a time. And I hope we shall meet again in a next event. And thanks to all. Thank you. Thank you. Tarun sir, please declare that we are going to prepare one app and website also. So all the questions and answers will be shared on that website and app. Yes. And thanks. It is fantastic effort. Yes, thank you, sir. Fantastic effort. Thank you, sir. Thank you very much, sir. ये केवल और आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है सर, और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, उन लोगों की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि हमारा प्रयास एक सफल दिशा की ओर रहा है। और मैं विशेष रूप से सभी का धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं आगे भी हम इसी तरीके से आगे सभी लोग अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। मीटिंग को एंड किया जाए सर। थैंक यू सर। फैंटास्टिक। Thank you. Thank you.